दोस्तों, स्वागत है आपका मज़ेदार दुनिया में। ये दुनिया आपको इस दुनिया से दूर एक नई यात्रा पर ले जाएगी। वो यात्रा जो रहस्य और रोमांच से भरी होगी। तो आइए दोस्तों, टिकट लीजिए, यानी सब्सक्राइब कीजिए और तैयार हो जाइए मैजिक, मस्ती, मिस्ट्री से भरी रोलर कोस्टर रहस्यमयी राइड के लिए। दोस्तों, आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबका प्यार यूं ही बना रहे और आप सब की मदद से धीरे धीरे हमारे सब्सक्राइबर्स का परिवार यूं ही बढ़ता रहे। दोस्तों, मुझे कहानी लाने में कुछ देर तो हुई, पर इस बार कहानी कुछ ज्यादा ही लंबी है और एक नहीं बल्कि दो कहानियां एक साथ हैं। एक मेरी लिखी हुई मुर्दी और एक हमारे सब्सक्राइबर मित्र समीर खान जी की लिखी हुई मुडांग। मैं आशा करता हूं आपको ये कहानियां पसंद आएंगी। कुछ दोस्तों के कहे अनुसार आज ऑडियो कुछ लंबी है, तो नए साल का आनंद उठाते हुए गर्म चाय की चुस्कियों के साथ रजाई में बैठकर आराम से इन कहानियों का आनंद लीजिए और सब्सक्राइब और शेयर करना प्लीज मत भूलिएगा। गाड़ी की दो हेडलाइटों से निकली रोशनी की तरंगों के अलावा उस नीम अंधेरे में कुछ भी देख पाने का और जरिया नहीं था। उस काली सड़क पर हमारी गाड़ी के साथ दौड़ती रोशनी के दो आकारों के अलावा कहीं और नजर नहीं जा रही थी। अगर टायरों की उस जमीन पर सूखी घास और पत्तों के रह रहकर कुचले जाने की आवाज ना होती तो शायद हमें यह एहसास भी ना होता कि हम जमीन पर हैं। वरना हल्की गीली मिट्टी से पटी गुदगुदी जमीन पर होने से कभी कभी ऐसा लगता था जैसे हम गहरे काले आकाश में उड़ रहे हैं। एक हाईवे से दूसरे हाईवे को जोड़ता ये 8 किलोमीटर के इस शॉर्टकट वाले कच्चे रास्ते का सफर मेरे बदन में एक अजीब सी सिहरन पैदा कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कहीं दूर से कोई भयानक सा नगमा उन घने पेड़ों के झुरमुट में से गुनगुनाया जा रहा हो। ना चाहते हुए भी मुझ पर एक अनजानी सी मदहोशी छाती जा रही थी। नगमा गाड़ी चला रही थी और एकदम बर्फ के बुत की तरह उसके हाथ गाड़ी के स्टीयरिंग से चिपके हुए थे। उसकी नजरें जैसे गाड़ी की विंड स्क्रीन को चीर कर सड़क का जर्रा जर्रा खंगालने की कोशिश कर रही थी। इस भयावने सुन्न माहौल में भी उसके चेहरे पर बिखरी जुल्फों के बीच से झांकते उसके चांद से चेहरे को देखकर एक अजीब सा एहसास हो रहा था। तभी बैकव्यू मिरर में कुछ देखकर वो बुरी तरह चीखी और बोली, वो पीछे देखा तुमने? नहीं, क्या है पीछे? वो जैसे कोई तेजी से गाड़ी के पीछे से गुजर गया हो, किसी हवा के झोंके सा। मैंने कुछ नहीं देखा नगमा, वामन ने घबराते हुए जवाब दिया। नगमा के पैर गाड़ी के एक्सीलरेटर पर पूरी तरह दब चुके थे। तभी अचानक किसी औरत के कुछ गुनगुनाने की आवाज आती महसूस हुई। कोई ठहरी सहमी हुई सी गुनगुनाहट जो महसूस तो कहीं दूर से आती सुनाई देती थी, पर फिर भी बदन के रोम रोम को कपा देने को काफी थी। रफ्तार बढ़ने से गाड़ी बीच बीच में आसपास निकल आई पेड़ की टहनियों से रह रहकर टकरा जाती थी। इसी दौरान एक तिकोना मोड़ आया
जिससे दो रास्ते कट रहे थे, पर जब तक हम ये देख पाते नगमा के हाथ तेजी से घूमे और हमने दाईं ओर का रास्ता ले लिया। कुछ 5-7 मिनट बाद ही हमने खुद को एक लंबे चौड़े मैदान के बीचों बीच पाया। लगभग 1-1.5 किलोमीटर लंबा चौड़ा रहा होगा वो मैदान। भीनी भीनी चांदनी यहां वहां छिटकी हुई थी। हर चीज काले और नीले रंग के गहरे और हल्के आवरण में ढकी थी। न चाहते हुए भी नगमा ने गाड़ी पर ब्रेक लगा ली थी और सांसें थामे दम साधे हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या हम धरती के ही किसी छोर पर हैं या किसी और लोक में आ गए हैं, कि तभी अचानक वो मदमस्त गुनगुनाहट एक बार फिर गूंजने लगी और सामने हमें जो दिखा उसने हमारे हाथों पैरों को पूरी तरह जाम कर दिया था। सामने उस मैदान के बीचों बीच एक जवान औरत अपने कंधों तक एक लाल लिबास में ढकी थी और अपने सामने रखी एक लंबी सी ड्रेसिंग टेबल में देखकर अपना श्रृंगार कर रही थी। वो हमसे कुछ दूर थी तो उसका चेहरा हमें ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, पर इस भयानक मंजर ने हमें अंदर बाहर से बुरी तरह कपा दिया था। ठंडे पसीनों से हम दोनों का बदन पूरा भीग गया था। मैंने नगमा की ओर देखा तो वो दहशत से बेहोश हो चुकी थी। उसी पल गाड़ी में बड़ी अजीब सी दुर्गंध आने लगी, जैसे कोई बहुत पुरानी गली सड़ी चीज उस गाड़ी में रख दी गई हो। गाड़ी के सारे शीशे बंद होने के बावजूद किसी के गाड़ी में घुस आने का डर मुझ पर बुरी तरह हावी हो गया था। बौखलाया हुआ सा मैं गाड़ी के सब दरवाजों के लॉक चेक करने लगा और इसी के दौरान मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वही औरत गाड़ी की पिछली सीट पर बैठकर अपने कंकाली हाथों को अपने बालों में फेर रही थी। उसके बदन से एक मुर्दे की सड़ांध आ रही थी। उसका पूरा चेहरा किसी भयानक लाल खोपड़ी जैसा था। उसके चेहरे पर नाखूनों से कुरेदे जाने के गहरे निशान थे, जिनमें से अभी भी खून रिस रहा था। उसने मेरा चेहरा अपने हाथों में लिया और बोली, चल मेरे साथ, तुझे कुछ दिखाना है वामन। कौन हो तुम? मुझे कहीं नहीं जाना। तुम गाड़ी में कैसे आई? ये सुनते ही वो जोर जोर से चीखने लगी। और मेरे सर के बाल इतनी तेजी से खींचे कि बालों का एक बड़ा गुच्छा बाहर निकल आया था। दर्द से मेरी भी चीख निकल गई थी। गाड़ी में फैली उसकी मुर्दा बदबू का एक तेज भपका मेरे नथनों को चीरता चला गया। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे बहुत तेज उल्टी आ रही है। मैं अपना गला पकड़कर गाड़ी का शीशा खोलने लगा। मैं हैरान था कि इतने शोर शराबे के बावजूद नगमा की पलकें तक नहीं हिली थी। हड़बड़ाहट में गाड़ी का ना तो दरवाजा खुल रहा था और न ही उसका शीशा। अचानक नगमा बुरी तरह छटपटाने लगी और उसके मुंह से खून का एक फव्वारा सा फूट पड़ा। इसके कुछ पल बाद ही उसका छटपटाना बंद हो चुका था। मर जाएगा, सड़ जाएगा, मौत को अपनी बढ़ जाएगा। इसके साथ ही मेरी गर्दन को उसने अपने तीखे पैने नाखूनों से छील दिया था। मेरे सर पर एक ऐसा वार हुआ कि जैसे किसी ने किसी पेड़ की कोई सूखी डाल खींच कर दे मारी हो। मैं बेहोशी में डूबता चला गया। और इसके बाद सुबह मेरी आंख सीधे यहीं आपकी पुलिस चौकी में खुली है थानेदार साहब। ये देखिए मेरी गर्दन पर नाखूनों और ये मेरे सर पर चोट के निशान।
मैं अपनी आप बीती बताकर खामोश हो चुका था। थानेदार निर्मल सिंह की आंखों में खून उतरा हुआ था। उसने आव देखा नताब और खींचकर मुझे एक थप्पड़ लगा दिया। मुझे खींचता हुआ साथ के कमरे में ले गया जहां सफेद कपड़े में लिपटी एक लाश पड़ी थी। उसने उसके चेहरे और गर्दन से कपड़ा हटाकर दिखाया तो जैसे पूरा चेहरा और गर्दन किसी जंगली जानवर ने नोच दिए थे। उसकी गर्दन पर किसी के बड़े बड़े नाखूनों और दांतों के जख्मों के साथ साथ गर्दन दबाए जाने के भी निशान थे। ये किसी और की नहीं बल्कि मेरी नगमा की ही लाश थी। हरामजादे, ये बकवास बंद कर और कबूल कर कि तूने इस बेचारी का कत्ल किया है। मरने वाला तो तू वैसे भी है। ये ना हो कि मैं तुझे यहीं मार दूं और लिख दूं कि एक नहीं, उस गाड़ी में से 2 लाशें मिली हैं। वो तो अच्छा हुआ पास के इलाके के चौकीदार ने गीली मिट्टी पर बने तेरी गाड़ी के टायरों के निशान देख लिए। हम पुलिस पार्टी लेकर उन निशानों के सहारे तेरी गाड़ी तक पहुंचे और वहां इस बदनसीब का ये हाल देखा। वरना हमें तो कभी मालूम ही नहीं चलता कि इसके साथ ये हैवानियत किसने की है। हैरानी की बात थी कि उसके गुस्से से मुझे रत्ती भर भी डर नहीं लगा था। एक तो मैं अपनी नगमा को खो चुका था और दूसरा उसके कत्ल का इल्जाम ये कमीना मुझ पर ही मड़ रहा था। मैंने भी पलटवार किया। क्या सबूत है मैंने इसे मारा है? और ये जो गुस्सा तो मुझे दिखाकर अपना काम कर रहा है ना थानेदार, ये इस इलाके के लोगों के लिए बचा कर रख। मैंने तुझे अपने बाप का नाम बता दिया तो तू अभी यहीं मुझे सलाम ठोकेगा, पर मैं तुझे उनका नाम नहीं बताऊंगा। पहले मैं तुझे एक मौका दूंगा कि तू मेरी बात को सुन सके और समझ सके। जहां तक नगमा की लाश का सवाल है, उसके लिए तुझे जो भी कानूनी कार्रवाई करनी है वो तू कर, पर मेरी नगमा की मौत मेरे सर पर मत डाल। मेरी आंखें ही नहीं, मेरी आत्मा भी रो रही है इसका ये हाल देखकर। अगले महीने ही हम दोनों की शादी होने वाली थी। तू क्या मेरा गम समझेगा? कम नहीं कर सकता तो कम से कम उसे बढ़ा मत। एक बार मेरे पिताजी को मालूम हुआ कि मैं यहां हूं और तू इस तरह मुझसे ज्यादती कर रहा है तो तू या तेरी नौकरी में से एक तो पक्का जाएंगे और चुनने का मौका तुझे नहीं मिलेगा। उसे या उसके अहंकार को शायद मुझसे ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। एक पल में ही उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसके कहने पर 2 हवलदारों ने मुझे छत के साथ टांगे एक लंबे से डंडे के सहारे से उल्टा टांग दिया और मेरे सारे कपड़े निकालकर वो दोनों उस थानेदार के इशारे पर उस कमरे को छोड़कर चले गए। उनके जाते ही वो हैवान अपनी लेदर की सरकारी बेल्ट से मेरी खाल उधेड़ने में लग गया। दर्द से चीखते चीखते उल्टा लटका होने के बावजूद मेरी आंसुओं से भीगी आंखें नगमा की लाश के जख्मी चेहरे और गर्दन को देखती हुई कब अंधेरे में डूब गईं मुझे मालूम ही नहीं चला। दर्द और गम की इंतहा ने मेरे होश मेरे वजूद से निचोड़ लिए थे। कुछ घंटों बाद दिन अंधेरे में डूब रहा था, पर मेरा दिमाग धीरे धीरे अंधेरे से बाहर आ रहा था। कमरे में आते हल्के उजाले में आंखों पर जोर डालकर देखा तो सामने दीवार पर टंगी घड़ी में शाम के 6 बज रहे थे। जिस कमरे में कुछ देर पहले जमीन मेरी छत बनी हुई थी, अब उसी कमरे में मैं जमीन पर बैठा था। किसी ने मुझे कपड़े वापस पहना दिए थे। कमरे में अब नीम सन्नाटा था। कमरे के बाहर दूर दूर तक बिछी हरियाली से पंछियों के अपने घोंसलों में लौटने की आवाजों के साथ साथ झींगुरों की आवाजें भी आनी शुरू हो गई थी। सुबह जिस टेबल पर नगमा की लाश थी वो अब खाली पड़ी थी। शायद नगमा की लाश वहां से पोस्टमार्टम और पंचनामे के लिए कहीं और ले जाई जा चुकी थी। मेरे शरीर का हर जोड़ दुख रहा था। गर्दन पर लगे नाखूनों के निशानों से बुरी तरह टीस उठ रही थी और उस राक्षस ने अभी तक मेरी मरहम पट्टी का कोई इंतजाम नहीं किया था।
बल्कि मेरे जख्मों में इस कदर इजाफा कर दिया था कि दर्द मेरे शरीर के हर अंग का एक हिस्सा बन चुका था। मेरे गले, माथे और कलाई की नब्ज छूने से मुझे महसूस हुआ कि मुझे तेज बुखार हो गया है। इसके साथ ही दिसंबर की इस सर्द रात में मेरा बदन बुरी तरह कांप रहा था, क्योंकि उन कमीनों ने मेरी जैकेट और स्वेटर मुझे वापस पहनाने की कोई जहमत नहीं उठाई थी। मैंने वहीं से चिल्ला चिल्ला कर किसी को बुलाने की कोशिश की। ठीक से दिखा नहीं कि कौन आया, पर वो जो भी था चुपचाप पड़ा रहे कहकर गंदी सी कुछ गालियां बकता हुआ चला गया। कुछ देर बाद उस कमरे में एक छोटा सा बल्ब रोशन कर दिया गया था। मेरा दिमाग सुन्न था और दिल गहरे दुख में डूबा था। भूख और प्यास से बुरी तरह बेहाल था मैं। सुबह से खाई थी तो गहरी मार, और पिया था तो बस अपना गम। नगमा की याद रह रह कर मुझे झंझोड़ रही थी। बुरे हालात मुझ पर इस कदर हावी हो चले थे कि मैं फूट फूट कर रो पड़ा। अपने को इतना कमजोर पाया कि मैं जोर जोर से जमीन पर सर पटकने लगा। मेरे रोने की आवाज सुनकर एक हवलदार एक प्लेट में 2 रोटी और कुछ सब्जी लेकर कमरे के अंदर दाखिल हुआ और मेरे सामने थाली पटक कर बोला, ए, ड्रामा बंद कर। तेरे जैसे कई लोग यहां आते हैं और सजा से बचने के लिए ऐसा ही ड्रामा करते हैं, पर कोई फायदा नहीं होगा। हम लोग तुम जैसे कमीनों को अच्छी तरह जानते हैं। और इस तरह अपनी रटी रटाई बकवास करके वो पैर पटकता हुआ वहां से खिसक गया। बेइंतहा भूख होने के बाद भी मेरा मन उस प्लेट से एक भी निवाला लेने को नहीं कर रहा था। मैं चुपचाप ठंड से ठिठुरता हुआ घुटनों में अपना सिर दिए सुबकता रहा। इसी तरह रोते सुबकते काफी वक्त बीत गया और अंधेरे ने अब तक माहौल पर अपनी पैठ बना ली थी। रात गहरा गई थी। बाहर से आने वाला शोर सन्नाटे में बदल चुका था। रह रह कर ठंडी हवा चलती, पर इसके साथ ही अचानक वही कल रात की तरह मदहोश कर देने वाली गुनगुनाहट एक बार फिर वहां गूंजने लगी। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे कंधे पर किसी ने अपना हाथ रखा है। हाथ एकदम सर्द था, इतना सर्द कि मेरा कंधा लगभग सुन्न हो चला था। इससे पहले कि मैं घुटनों से सर निकालकर उस हाथ के मालिक की ओर देखूं, मुझे खाने की थाली के जमीन पर हल्के से सरकने की आवाज आई। मैंने सर उठाकर देखा तो मेरे कंधों पर एक कटा हुआ हाथ अपनी पकड़ जमाए था, और इतना ही नहीं, सामने भी एक ऐसा ही कटा हुआ हाथ उस खाने की प्लेट को हवा में लिए धीरे धीरे जमीन से कुछ ऊपर ही तैर रहा था। चलो वामन, थोड़ा सा खा लो, ऐसे भूखे नहीं रहते। आवाज सुनकर मेरा दिल थक से रह गया। ये किसी और की नहीं बल्कि नगमा की ही आवाज थी, और मेरे कंधे पर रखा वो कटा हुआ हाथ भी नगमा का ही था। इसका पता उसके हाथ में पहनी एंगेजमेंट रिंग से लग रहा था, जो अभी 3 ही महीने पहले मैंने उसे पहनाई थी, जिसके बाद हमारी शादी पक्की कर दी गई थी। पर इस वक्त नगमा का वही हाथ, जिसे अपने हाथों में लेकर मैं खुद को दुनिया का सबसे खुशनसीब शख्स समझा करता था, वो मेरे लिए खौफ का सबब बना हुआ था। चलो वामन, थोड़ा खा लो वामन, थोड़ा खा लो वामन, थोड़ा खा लो वामन, थोड़ा सा खा लो वामन, थोड़ा खा लो। नगमा की आवाज मेरे दिलो दिमाग को छलनी कर देने पर आमादा थी। इसके बाद उसी कमरे में एक लड़की की 2 कटी हुई टांगें न जाने कहां से नुमायां हुई। कहना नहीं होगा कि ये टांगें भी नगमा की ही थी,
क्योंकि उन पैरों में वही पायल जो मैंने अपने हाथ से कभी नगमा के पैरों में पहनाई थी, वो उसकी कटी हुई टांगों के साथ छन छन की आवाज करते उसी कमरे में मेरे आसपास घूम रही थी। उसके कदमों की ये आहट कदम दर कदम चलते चलते मेरा लहू जमाए दे रही थी। जाने कौन सी ताकत थी जो कि इतना सब होने के बाद भी मेरे होशो आवाज को कायम रखे हुए थी। डर से और नगमा के शरीर के टुकड़ों को इस हाल में देखने से मेरे दिल में बुरी तरह दर्द हो रहा था। पूरी छाती किसी धौंकनी की तरह धड़क रही थी। तभी सामने वही ड्रेसिंग टेबल जिस पर कल मुर्दी उस घने अंधेरे में लंबे से मैदान के बीचों बीच बैठकर अपने बाल बना रही थी, उस कमरे में दिखाई देने लगी। और एक पल बाद ही मुर्दी उसी शीशे में एक कटे हुए सर पर अपनी कंकाली उंगलियां फेर रही थी। ये सर किसी और का नहीं बल्कि मेरी बदनसीब नगमा का ही था। वो भयानक चुड़ैल जैसी दिखने वाली मुर्दी इस ओर नहीं बल्कि शीशे के उस ओर, शीशे के अंदर बैठी मुझसे बात कर रही थी। शीशे के इस तरफ कोई नहीं था। शीशे में दिखती उसकी छाया नगमा का कटा सर अपने हाथ में लिए मुझसे बोली, खुश है अब? कल ही तू मेरी बात मान लेता तो मैं तेरा इतना बुरा हाल नहीं करती साले। ये सब क्या है? तूने नगमा के साथ क्या किया है? ये इसके बदन के टुकड़े किसने कर दिए? और ये सब कैसे यहां चल फिर रहे हैं? यहां तक कि मैंने कुछ देर पहले नगमा की आवाज भी सुनी थी। ये सब क्या हो रहा है? ये किस बात की सजा दे रही है तू मुझे? अगर तू जिंदा नहीं है तो मुर्दा भी नहीं है, क्योंकि मैं तुझे देख पा रहा हूं, सुन पा रहा हूं और ना चाहते हुए भी तेरी इन जानलेवा हरकतों को बर्दाश्त करने पर मजबूर हूं। इतना सुनते ही मुर्दी अपनी भयानक सफेद नजरों से मुझे घूरती हुई बोली, उस पार है तू, इस पार हूं मैं, करने को आई वार हूं मैं, प्रत्यक्ष सामने तेरे खड़ी, नहीं तेरा कोई विचार हूं मैं। ये मेरे हाथ जो लटका है, ये मुंड तेरी प्रेमिका का है। तू समझ रहा खुद को निर्मल है, भूल गया तू गुजरा कल। नहीं लिखी उसकी कलम की थी, ये बात तो पिछले जन्म की थी। दिखने में तो इंसान था तू, पर अंदर से हैवान था तू। मुझको था फंसा लिया तूने नकली एक प्रेम के बंधन में। न समझी कहां फंसी थी मैं, मुझे लगा तेरी प्रेयसी थी मैं। न पढ़ पाई तेरा दुर्विचार, मुझे फुसलाकर कुछ बहलाकर, जाने क्या किससे गढ़ कर लाया था इस वीराने में, करने को मेरा चीर हरण। अरे पागल दंभी नालायक, तू नहीं प्रेम के है लायक। तेरे जैसे जो राक्षस हैं घात लगा छुप कर बैठे, गलियों में घर चौबारों में, जिनकी गंदी नजरों से छुप अबला है बंद दीवारों में। अबला वो नहीं सबला है वो, तूफान छुपाए बैठी हैं, अपने दिल में अपने मन में वो आस लगाए बैठी हैं कि कोई ऐसा दिन होगा नहीं जब सीता का हरण होगा, नहीं जब द्रौपदी चिल्लाएगी कि कैसे चीर बचाएगी। उस जन्म में तू भी रावण था जिसने था मेरा हरण किया, मुझे फांस प्रेम में ले आया, मैं पगली थी धोखा खाया। मेरी लाज को करके तार तार कर दिया था तूने बलात्कार। मैं चीखी कितना चिल्लाई पर तेरी समझ में ना आई। तूने किया तुझे जो करना था, क्या मुझको ऐसे मरना था? बरसों से रोज संवरती हूं मैं तेरी राहें तकती हूं, इस बात को हो गए बरस कई, मैं प्रतिशोध को तरस गई। है आग बुझी अब कुछ हद तक, ले आई हूं तुझको खुद तक। आ देख मुझे पहचान मुझे, अपनी मौत तू मान मुझे। सदियां बीती हैं तक तक कर, ना बसने दूंगी तेरा घर, ना बसने दूंगी तेरा घर। मुर्दी गला फाड़ अपना दर्द ही नहीं कहती गई,
बल्कि किसी अदालत की तरह उसने मेरे जुर्म और मेरी सज़ा दोनों का फैसला सुना दिया था। उसकी बातें सुनकर मैं अंदर तक कांप गया था। उसी पल मुझे पूरे शरीर में ऐंठन सी हुई और एक भयानक दर्द का एहसास हुआ। मैंने अपने पीछे देखा तो मेरा बेजान शरीर पीछे दीवार के साथ जमीन पर गिरा पड़ा था। नगमा के कटे हाथ किसी तरह मेरी लाश के कंधों को हिलाकर उसे उठाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। पर लाशें भी भला ऐसे कभी उठा करती हैं? शरीर छोड़ते ही मेरी आत्मा को पिछले जन्म के किए का एहसास हुआ। न सिर्फ मुर्दी, जिसका असली नाम विशाखा था, उसकी जिंदगी मेरे हाथों बर्बाद हुई थी, बल्कि नगमा की मौत भी मेरे ही किए धरे से हुई थी। जिन मासूम लड़कियों को हम सिर्फ एक मांस का टुकड़ा समझकर उनके साथ कुछ भी करने को उतारू हो जाते हैं, वही कोई हमारी बहन या बेटी के साथ करता है तो हमारा खून खौल उठता है। जिन लड़कियों को इंसानी अदालतें इंसाफ नहीं दे पाती, आसमानी अदालतें जरूर उनका फैसला कर देती हैं। हमारे आसपास छोटी बड़ी सभी बच्चियों, औरतों का पूरा सम्मान करें ताकि हमारे आसपास सुखी समाज की नींव पड़ सके। आइए अब सुनते हैं समीर भाई की लिखी हुई कहानी मुडांग। आज मैं भूत की जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वो मुडांग, एक प्रकार के खतरनाक भूत के बारे में है। मुडांग नाम का अर्थ है मुर्दा अंग या मुर्दा शरीर। यह एक ऐसे व्यक्ति की आत्मा होती है जो अपने शरीर को मरने के बाद भी नहीं छोड़ती, और यह आत्मा इंसानी मांस की भूखी होती है। और ये बात एक ऐसे गांव की है जहां आज भी मुडांग का खौफ पसरा है। एक समय की बात है, वैभव और साध ये दो बहुत अच्छे दोस्त थे। वैभव धर्म से हिंदू और साध धर्म से मुसलमान था, लेकिन फिर भी उनकी दोस्ती बिल्कुल सगे भाइयों जैसी थी और वो दोनों काफी हिम्मत वाले भी थे। ये उन दोनों का गांव ही था जहां मुडांग का खौफ था। वो दोनों इसी विषय पर कुछ बात कर रहे थे। वैभव ने साध को कहा कि ना जाने हमारे गांव को क्या श्राप लग गया है। आए दिन कई बच्चे गायब हो रहे हैं और हम इस पर कुछ कर नहीं सकते। यदि हमारे गांव को बचाना है तो हमें मुडांग का सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वही इन बच्चों के गायब होने का मुख्य कारण है। साध बोला, हाँ भाई, ना जाने खुदा का कौन सा कहर है ये मुडांग। पता नहीं क्यों मुडांग बच्चों को ले जाकर उनका मांस खाता है और दूसरे ही दिन जहां से बच्चे गायब हुए हैं वहीं उनका कटा हुआ सर मिलता है, और वो भी बिना आंखों के। और इतना ही नहीं, बल्कि सर का ऊपरी भाग कटा हुआ होता है। ये नामुराद मुडांग उन बच्चों को कहां ले जाता है इसका आज तक पता नहीं चला, और इसका कारण क्या होगा ये भी कोई नहीं जानता। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि उसी गांव में रहने वाला एक व्यक्ति हरिया आया और उसने कहा, अरे वैभव, साध भाई सुनो, आज फिर गांव में एक लड़के का कटा हुआ सर मिला है। क्या? साध ने हैरानी से कहा। अरे हरिया, अब किस मासूम की जान ले ली मुडांग ने? हरिया ने कहा, गिरीश भाई का लड़का, वो कल रात अपने घर से बाहर किसी चीज की तलाश में निकला था और अचानक कुछ भयानक देख करके वो माँ माँ चीखने लगा। आवाज सुनकर उसकी माँ बाहर आई और उसने देखा कि एक बॉल बाहर पड़ी है, मगर आसपास कोई नहीं है। और अब उसका बेटा, जिसकी आवाज उसने कुछ देर पहले ही सुनी थी, वो भी वहां नहीं था, और आज उसी के घर के आंगन में उसी के बेटे का कटा हुआ सर मिला है। उस बेचारी ने तो रो रो कर अपना बुरा हाल बना लिया है, क्योंकि वो उसका इकलौता बेटा था और अब उसी का कटा सर उस बदनसीब मां के हाथ में था। वैभव ने कहा, अब बस, हमारे इस गांव में जितने भी जवान बच्चे हैं
हम उन सब के माता पिता से बात कर उन्हें शहर में पढ़ाई करने भेज देंगे। आखिर कब तक वो उस हत्यारे मूडांग का शिकार बनते रहेंगे। अगले दिन पंचायत में ये बात वैभव ने कही और कहना नहीं होगा कि सभी गांव वाले मजबूरी में ही सही पर उसकी बात से पूरी तरह सहमत थे और सरपंच ने भी अपनी हामी भरते हुए ऐलान किया कि वैभव ठीक कह रहा है। हो ना हो अब सारे जवान बच्चों को शहर पढ़ने भेजना ही होगा। पर अपने बच्चों से बिछड़ने के ख्याल से ही गांव के सारे जवान बच्चों के माता पिता बहुत दुखी थे। वैभव भी इस बात से काफी परेशान था क्योंकि उसकी पत्नी की मौत के बाद उस बेचारे का एक सहारा उसका बेटा समर भी अब उसे छोड़ करके शहर जाने वाला था। वो समझ रहा था कि इस वक्त उनके साथ रहने से ज्यादा जरूरी है समर का जिंदा रहना। ये सोचकर अपने भारी मन पर पत्थर रखते हुए वैभव ने किसी तरह अपने बेटे से कहा, समर, चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक मैं तुझे गांव नहीं वापस बुलाता बेटा, तुम तब तक लौट कर नहीं आना। समर ने भी रोते रोते हामी भरी। वैभव ने अपने बेटे को गले लगाकर कहा, मेरा निडर बेटा। तभी साध ने कहा, वैभव तू दुखी मत हो, मेरे भी दोनों बच्चे हामिद और हुस्ना तेरे बेटे के साथ हैं। इसके बाद सभी बच्चे शहर के एक कॉलेज में पढ़ने चले गए। क्योंकि अब पूरे गांव में जवान बच्चे नहीं थे तो अब गांव में बच्चों के कटे सर मिलने बंद हो गए। कुछ दिन गुजर जाने के बाद साध वैभव के घर आया। साध अपने बच्चों से मिलने शहर गया था और 2-3 दिन वहां रहकर आज ही वहां से लौटकर वैभव के घर आया। वैभव घर में अकेला ही था। साध ने उसे बाहर से दरवाजा खोलने के लिए कई आवाजें दी पर अंदर से कोई हरकत नहीं हुई। फिर जैसे ही उसने दरवाजे को धक्का दिया तो वो धड़ाम से खुल गया। अंदर ऐसा लगा जैसे वैभव शायद कंबल लपेटकर सो रहा है, पर उसने जैसे ही कंबल हटाया तो उसके पैरों के तले से जमीन सरक गई। वहां चारपाई पर वैभव का कटा हुआ सर पड़ा था जो अब तक काफी सड़ चुका था। यह देखकर तो जैसे उस पर पहाड़ टूट पड़ा। उसे इतना दुख हुआ। उसने सोचा कि आखिर बच्चों को शिकार बनाने वाले मूडांग ने ये कैसे कर दिया। उसकी आंखें पानी से भर आईं और वो बुरी तरह रोने लगा। उसके रोने की आवाज सुनकर पूरा गांव वैभव के घर में जमा हो गया। एक ही पल में काफी दिनों बाद एक बार फिर मातम छा गया। उस मंजर को देखकर सभी डरने लगे। उसके बाद गांव के एक व्यक्ति ने कहा, हो ना हो ये उस कमीने मूडांग का ही काम होगा। उसी ने वैभव का सर काटकर धड़ गायब कर दिया है। सबके दिल बैठ गए कि अब वो हम गांव वालों को नहीं छोड़ेगा, हम सबको मार देगा। ऐसा सोचकर गांव वालों ने गांव छोड़ने का फैसला ले लिया। इस पर कुछ गांव वालों ने कहा कि हम कहीं भी चले जाएं तो भी मूडांग हमें ढूंढ के मार ही देगा। अब तो एक एक सांस डर के साए में ही लेनी होगी। उनकी ये सब बातें सुनकर साध का खून खौल रहा था। उसने गांव वालों से कहा कि कोई जरूरत नहीं है मूडांग से डरने की, कुछ भी हो जाए पर आज रात मैं उसका सामना करूंगा और कुछ भी करके उसे खत्म कर दूंगा। उसने मेरे सबसे प्यारे दोस्त वैभव को इतनी दर्दनाक मौत दी है। सभी लोग उसकी बात सुनकर दंग रह गए। जहां लोग धर्म और मजहब के लिए एक दूसरे की जान लेने में भी नहीं चूकते, वहां तुझे अपने हिंदू दोस्त से इतना लगाव है कि तू उसकी मौत से दुखी होकर अपनी जान देने जा रहा है। वो मूडांग मौत है, वो तुझे मार देगा। ऐसी गलती मत कर साध। साध ने गांव वालों से कहा, मेरे दोस्त की लाश मूडांग का आखिरी शिकार थी। अब इस गांव के किसी रहने वाले को मूडांग कत्ल नहीं कर पाएगा। आज रात आप सभी लोग अपने घर में चुपचाप जागते रहेंगे और मैं उस पेड़ पर ऊपर से गांव पर नजर रखूंगा। इसके बाद साध ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। उसने कांच की शीशी में कपड़ा फाड़कर मिट्टी के तेल से भरी एक शीशी में डाला और एक मशाल अपने हाथ में लेकर गांव के बीचों बीच लगे
एक पुराने पेड़ पर जा बैठा। उसे बेसब्री से इंतजार था मूडांग का। देर रात गए उसने देखा कि एक आदमी फटी पुरानी काले रंग की पोशाक जिससे उसका शरीर मुश्किल से ढका था, वो हरिया के घर में जाने लगा। साद को अंदेशा हुआ कि हो ना हो ये मूडांग ही है। हिम्मत कर वो उस पेड़ से उतरा और आवाज लगाई, ए कौन है तू? वो आवाज सुनकर वो आदमी पलटा और बोला, मैं मौत का खौफ हूं, तुम्हारे गांव पर टूटने वाला कहर मैं मूडांग हूं। साद और मूडांग अब आमने सामने थे। उसके खिलाफ अपने दिल में भरे गुस्से को साद रोक नहीं पाया और उसने अपनी मशाल लेकर उस पर हमला बोल दिया। हमला इतना तेज था कि मारते मारते उसकी मशाल बुझ गई। मूडांग ने साद की गर्दन पकड़ ली और जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज सुनकर सभी गांव वाले वहां जमा हो गए और उस पर पत्थरों की बरसात करने लगे। इस सब कश्मकश में मूडांग उठा और वहां से साद को घसीटते हुए भाग पड़ा और जाने अचानक से कहीं गायब हो गया। गांव के सभी लोग साद को ढूंढने लगे। इधर साद को होश आया तो वो एक अंधेरी सी गुफा में था, जहां का अंधेरा आसपास जलती मशालों से कुछ हद तक दूर हो रहा था। वहां इंसानी मांस की गंदी बू आ रही थी। हल्की रोशनी में दिखा तो वहां बिना सर के कुछ इंसानी कंकाल भी पड़े थे। वहां एक ताजा आधा खाया धड़ भी पड़ा था, जिसके हाथ को उठाकर साद ने देखा तो उस पर उसी का नाम साद गुदा हुआ था। ये किसी और का नहीं, वैभव का ही हाथ था, जो साद और वैभव की दोस्ती का मुर्दा गवाह बना हुआ था। इस हाथ को देखकर साद की नफरत एक बार फिर भड़क उठी। साद ने खुद को संभाला और धीरे से जमीन से उठा ही था कि तभी उसने वहां लंगड़ाते लंगड़ाते मूडांग को खुद की ओर आते देखा। साद तैयार ही था। उसने अपनी जेब से मिट्टी के तेल की शीशी निकाली और सामने जलती आग से वह शीशी जलाई और अपने पीछे छुपा ली। तभी मूडांग ने साद के करीब आकर कहा कि मैं तो तुम्हें आसान मौत देना चाहता था, मगर अब बहुत दर्दनाक मौत दूंगा। इस पर साद ने पलटकर जवाब दिया कि मेरी मौत नहीं, बल्कि मौत तेरी दर्दनाक होगी। और इसके साथ ही साद ने उस पर वो जलती हुई मिट्टी के तेल से भरी शीशी फेंक मारी। मूडांग को आग की लपटों ने बुरी तरह जकड़ लिया था। बचने की कोशिश में मूडांग के चेहरे से अचानक कपड़ा हटा तो साद ने देखा कि उसकी एक आंख ही नहीं थी। उस आंख के गड्ढे में से खून निकल रहा था और उसका जबड़ा बुरी तरह फटा हुआ था। इस पर भी जलते हुए भी वह गुर्राया और बोला, मौत को कोई मार नहीं सकता, मैं फिर आऊंगा और तेरे गांव में कहर ढहा दूंगा। इसके बाद कई साल गांव से मूडांग का डर खत्म हो गया था और 9-10 साल बाद साद के बेटा बेटी हामिद और हुस्ना शहर से उससे मिलने आए। हामिद और हुस्ना को देख गांव के एक आदमी हरीश ने उनसे पूछा कि कौन हो तुम? तो हामिद ने कहा, मैं साद का बड़ा बेटा हामिद हूं और ये मेरी छोटी बहन हुस्ना है। गांव वालों ने उनका स्वागत बड़े ही प्यार से किया। हरिया ने कहा कि मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूं। अरे बेटा हामिद, वैभव का बेटा समर तुम्हारे साथ नहीं आया? हरिया ने कहा, नहीं मामा, उसके पिता ने उससे कसम ली थी कि जब तक उसके पिता उसे ना बुलाएं वो गांव में ना आए। हरिया ने दुखी होकर कहा, बेटा अब वैभव तो इस दुनिया में नहीं रहा। क्या? बात रोकते हुए हामिद और हुस्ना ने कहा, पर यह सब कैसे हुआ? नहीं, ये बात मैं तुम्हें नहीं बता सकता, घबराए हुए हरिया ने कहा। ये लो, तुम्हारा घर आ गया। मैं चलता हूं हामिद और हुस्ना। उन दोनों ने सोचा कि ऐसा क्या हुआ होगा वैभव काका के साथ जो हरीश काका ये बात बताने से हमें डर रहे हैं। तो उन्होंने देखा तो उनके घर का भी दरवाजा खुला हुआ था।
वो दोनों घर के अंदर आए तो देखा कि साद घर में नहीं है। बाहर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। दोनों ने बाहर आकर देखा तो एक पेड़ के पास गांव के सभी लोग जमा थे। जरा आगे जाकर दोनों ने देखा तो साद का कटा सर पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर पड़ा था। उसकी आंखें बुरी तरह से नोची हुई थीं और सर का ऊपरी हिस्सा कटा हुआ था। हुस्ना अपने पिता का कटा सर देखकर काफी डर गई और जोर जोर से रोने लगी। अपने पिता से मिलने की तमन्ना बर्बाद हो गई थी। हामिद भी ये देखकर बहुत दुखी हुआ और अपने हाथों से अपने पिता के कटे सर को गले से लगाकर रोने लगा। हरिया ने कहा, हो न हो ये खूनी कहर फिर हमारे गांव में लौट आया है। ना जाने इस मौत के खतरे से हम कैसे बचेंगे। हे भगवान, ये कौन सी परीक्षा ले रहा है हम गांव वालों की। गांव के लोगों ने कहा, ये भगवान का नहीं, उसी मूडांग का किया है जिसने आज से करीब 10 साल पहले वैभव को मारा था, जिसने गांव के बच्चों की हत्या की थी। अब फिर से शायद वो खतरा गांव में वापस आ गया है। मगर कैसे? उसे तो साद ने मार दिया था, तो वो वापस कैसे आ सकता है? ये सुनकर हामिद और हसना रोने लगे। कौन है ये मूडांग और क्यों उसने वैभव काका और हमारे पिता को मार दिया? उनकी क्या गलती थी जो उन्हें ऐसी सजा मिली? हरिया ने कहा, फिलहाल ये वक्त इन बातों का नहीं है। पहले हम साद के सर का अंतिम संस्कार करने के बाद इस समस्या पर लोगों को जमा करेंगे और फिर कुछ सोचेंगे और तुम्हारे सवालों का जवाब भी देंगे। साद को दफनाने के कुछ देर बाद हामिद गांव वालों के साथ अपने घर आया। गांव वालों ने इस समस्या पर सरपंच से चर्चा की। सरपंच ने कहा, इस समस्या का उपाय करने के लिए अब हमें किसी तांत्रिक बाबा को बुलाना होगा। हरिया तांत्रिक बाबा को लाने तुम जाओगे और बाकी सारे गांव वाले रात को जगे रहेंगे। अपने घर की खिड़की दरवाजे बंद कर चुपचाप बैठे रहना और हामिद, हुस्ना, तुम दोनों मेरे साथ मेरे घर में रहोगे और कल सुबह को शहर वापस चले जाओगे। सभी सरपंच की इस बात से सहमत थे और हामिद बोला कि नहीं, हम यहीं रहेंगे और अपने अब्बू की मौत का बदला उस मूडांग को मार के लेंगे, उसे खत्म कर देंगे। सरपंच ने कहा, ठीक है, मगर अपनी मौत के जिम्मेदार तुम खुद होगे। रात में सारे गांव वाले जाग रहे थे और चुपचाप अपने घरों में दुबके हुए थे। हामिद और हुस्ना वो दोनों अभी भी रो रहे थे। अपनी अब्बू की यादों में एक दूसरे से बात कर रहे थे। काश हमने अब्बू को अपने साथ ही शहर में रखा होता तो आज वो इस तरह नहीं मरते। बात करते करते हामिद ने खिड़की खुली देखी और वो जैसे ही उसे बंद करने गया तो उसने देखा कि एक परछाई बाहर घूम रही है। उसने हुस्ना से कहा, देखो, अभी बाहर शायद कोई गांव का व्यक्ति है, पता नहीं कौन है। हुस्ना ने कहा, मगर इस वक्त वो बाहर क्या कर रहा होगा? मैं उसे देख कर आती हूं। नहीं नहीं, मैं जाता हूं, तुम यहीं रहो। अच्छा ठीक है, तुम संभल के जाना, हुस्ना ने कहा और हामिद बाहर चला गया। वो आदमी अभी भी बाहर घूम रहा था। हामिद ने उसे आवाज दी, ए, कौन है वहां? अपने घर जाओ, बाहर बहुत खतरा है। ए! यह आवाज सुनकर वो आदमी पलटा और फिर जो हामिद ने देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने देखा उस आदमी के चेहरे का मांस सड़कर लटका हुआ था और उसका आधा जबड़ा टांकों से सिया हुआ था और उन पर खून रिसकर जमा हुआ था। वो बड़ी भयानक हंसी हंसते हुए धीरे धीरे हामिद की ओर बढ़ने लगा और हामिद पीछे कदम बढ़ाने लगा ही था, किसी चीज से वो टकरा कर नीचे गिर गया और फिर मूडांग ने उसे कहा, आज तू मेरा खाना है, मैं तुझे मार कर तेरे शरीर का एक भी हिस्सा नहीं छोड़ूंगा। और जोर जोर से हंसने लगा। मूडांग जैसे ही आगे बढ़ा तो उस पर किसी ने गोली चला दी। हामिद ने पलट कर देखा तो वहां समर खड़ा था। समर ने फिर मूडांग पर गोली चलाई। मूडांग ने दर्द भरी आवाज में उससे कहा, कौन है तू? समर ने कहा,
मैं उसी वैभव का बेटा हूं जिसे तूने 10 साल पहले बड़ी बेरहमी से मारा था, और अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, खत्म कर दूंगा तुझे। मौत नहीं मरती, उसे कोई नहीं मार सकता, मूढ़ांग ने कहा। मैं तुझे भी तेरे बाप के जैसे मारूंगा। इतना कहकर वो कहीं गायब हो गया। समर हामिद के पास गया और उसे उठाया। गांव के सभी लोग गोली की आवाज सुनकर पहले ही बाहर आ चुके थे। हामिद ने समर को पूछा, तू यहां कैसे? तभी सरपंच और हुस्ना बाहर आए और हुस्ना ने बताया, मैंने ही समर को फोन करके बुलाया था। गांव के सभी लोगों ने समर को कहा, अरे तुमने ये क्या किया? मूढ़ांग बहुत खतरनाक है, उसे ललकार के तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी। तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। अब मूढ़ांग तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तभी सरपंच ने कहा, छोड़ो, उसने अपने दोस्त को बचाने के लिए ये किया है। जो हुआ सो हुआ। मैंने हरिया को तांत्रिक बाबा को लाने भेजा है। अब बाकी बातें कल सुबह होंगी। सब अपने घर जाओ। सब लोग सरपंच के कहने से अपने घर चले गए। अगले दिन हरिया तांत्रिक बाबा के साथ काम आया। उसने सारी बातें तांत्रिक बाबा को पहले ही बता दी थी। तांत्रिक बाबा ने सरपंच को कहा, मूढ़ांग को उसकी जगह पर ही तांत्रिक विधि से भस्म करना होगा, पर कौन जानता है मूढ़ांग कहाँ है? हरिया ने कहा, वो जहाँ रहता है उस जगह का पता सिर्फ साध को था, जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन एक व्यक्ति है जिसे मूढ़ांग उसके बचपन में उठा ले गया था, पर वो ना जाने कैसे उससे बचकर वापस आ गया था। कौन है वो? सरपंच ने पूछा। वैभव का बेटा समर। हमें उसे गांव वापस बुलाना होगा। वो तो गांव में ही है, सरपंच ने हरिया को कहा। समय भी कितना कठिन है। जो बदकिस्मत अपने पिता को देखने और साथ ले जाने आए थे, वही आज उनके इंतजार में और एक बार मिलने की आस मन में दबाए रो रहे थे। खैर, सरपंच और गांव के लोग सभी समर को दिलासा देते और उसे संभालते हुए बोले, ये वक्त आंसू बहाने का नहीं, उस मूढ़ांग को जड़ से खत्म करने का है। समर, अपने पिता की मौत का दुख जितना तुम तीनों को है उतना ही हमें भी है, मगर अब बस उस समस्या के निदान के लिए तांत्रिक बाबा और गांव के सभी लोग तुम्हारे साथ हैं। बस तुम इतना बता दो कि बचपन में तुम्हें मूढ़ांग कहाँ ले गया था और तुम उससे बचकर कैसे आए। केवल तुम ही उससे बचकर आने वाले हो। क्या तुम्हें याद है वो जगह? समर ने कहा, हाँ, वो जगह मैं कभी नहीं भूल सकता। वो मुझे नदी पार के घने जंगलों के बीचों बीच की गुफा में ले गया था, जहां बाकी बच्चों की भी सर कटी लाशें आधी खाई हुई पड़ी थीं। मुझे जैसे ही होश आया, मैंने अपने पास गिरा हुआ मांस काटने वाला एक धारदार चाकू उठाया और मूढ़ांग जैसे ही मेरे पास आया, मैंने उसकी आंख में वो चाकू गाड़ दिया और वहां से भागकर गांव में आ गया था। तांत्रिक बाबा ने उन तीनों से कहा कि पहले मुझे उस पेड़ के पास ले चलो जहां साध का कटा सर मिला था। मैं वहां से कुछ मिट्टी लूंगा और मुझे बाज का खून, मसान की राख और इन तीनों चीज़ों से मैं मूढ़ांग को बांधने का यंत्र बनाऊंगा, जिससे मूढ़ांग के शरीर के साथ उसकी आत्मा भी कैद हो जाएगी। इस कार्य को हमें आधी रात के वक्त करना होगा। कुछ देर बाद सभी ने मूढ़ांग को फंसाने की तैयारी शुरू कर दी। अब तक काले बादलों ने पूरे गांव को ढक लिया था। समीर, हामिद और हुस्ना तीनों साथ साथ चलने लगे। कुछ ही देर में वो सब उसी गुफा के पास पहुंच गए। तांत्रिक बाबा ने समर के हाथ में बाज के खून से भरी एक शीशी दी और कहा कि ये उसकी आंख पर छिड़क देना, फिर उसे बाहर लाना। सरपंच ने समर को एक रस्सी और टॉर्च दी। गुफा के अंदर इंसानी मांस की दुर्गंध आ रही थी। समर ने कहा, हामिद और हुस्ना, हम उसे अलग अलग होकर खोजेंगे और जैसे ही वो दिखे तो एक दूसरे को जोर से पुकारना। कुछ देर बाद उसे ढूंढते ढूंढते हुस्ना को कुछ ऐसी आवाज आई जैसे कोई हड्डी चबा रहा हो। थोड़ा आगे जाकर उसने देखा कि एक आदमी उसकी ओर पीठ करके बैठा है और कुछ चबा रहा है। वह आदमी जैसे ही मुड़ा तो उसने देखा
कि किसी इंसान के पैर को नोच नोच कर वो खा रहा था। हुस्ना जोर से चीखी और वहां से भाग गई। आगे किसी से टकरा कर वो नीचे गिर गई। सामने समर खड़ा था। वो बोला, कहाँ है मुडांग? हुस्ना ने कहा, वो उधर है। समर ने हामिद को कहा, तुम हुस्ना का ध्यान रखो, मैं आगे जाता हूं। हामिद ने कहा, नहीं, हम तीनों साथ जाएंगे। कुछ पल बाद ही मुडांग और वो तीनों आमने सामने थे। मुडांग ने एक धारदार चाकू से समर पर वार कर दिया। हामिद ने उसे एक बड़े पत्थर से मारा। मुडांग हामिद पर भी वार करने वाला ही था कि तभी समर ने गोली चला दी। हुस्ना के हाथ से लेकर समर ने शीशी फेंकी और कहा, उसकी आंखों पर वो खून छिड़को। हुस्ना ने उसकी आंख पर जैसे ही खून छिड़का तो मुडांग की आंखों से धुआं निकलने लगा। समर ने रस्सी का फंदा बनाया और मुडांग के गले में फंसा लिया। हुस्ना ने उसके हाथ पैर बांध दिए और वो गुफा के बाहर जाने लगे। तभी मुडांग ने बड़ी भयानक आवाज में कहा, तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जैसे तुम्हारे बापों को मारा था उसी तरह मारूंगा। समर बोला, अरे जब तू मुझे बचपन में नहीं मार सका तो अब क्या मारेगा? आज उसकी मौत है जो गांव वालों की मौत बना फिरता है। हर बार तू शैतान ही जीतेगा क्या? अब चुपचाप चल। और थोड़ी देर बाद वो तीनों मुडांग को लेकर बाहर आ गए। तांत्रिक बाबा ने मुडांग के चारों तरफ राख और मिट्टी का घेरा बनाया और समर से कहा, वो बाज के खून की शीशी घेरे के अंदर फोड़ दो। फिर तांत्रिक बाबा ने मुडांग के शरीर पर 3 बड़ी कीलें चुभो दी। कुछ मंत्र जाप करने के बाद गांव वालों से कहा, अब कुछ लकड़ियां लाकर इसके ऊपर डालकर आग लगा दो और फिर इसकी राख गुफा में फैला दो और गुफा बंद कर दो, जिससे मुडांग की आत्मा को नर्क मिलेगा। उस रात मुडांग की खौफनाक चीखें सुनाई देती रहीं। अगले दिन गांव वालों ने समर, हामिद और हुस्ना को धन्यवाद दिया और कहा, हम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। उन तीनों ने अपने अपने पिता की याद दिल में लिए गांव से विदा ली।